हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो है रासो साहित्य, जिसके अंतर्गत रासो साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैन रासों काव्यों में धार्मिक दृष्टि से प्रधान तथा वीर गाथात्मक रासों ग्रंथों में मिलती है। इसकी विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र की प्रशंसा है। कहने का आशय ये है कि जो जैन रासों काव्य हैं उनमें धार्मिक प्रधानता है। क्या है? धार्मिक प्रधानता है। और वीर गाथात्मक रासों ग्रंथों में जो राजा हैं उनके आश्रित कवि अपने राजाओं के चरित्र का जो वर्णन करते हैं वो रासों काव्यों में मिलता है। सबसे पहले खुमार रासों के बारे में देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जो खुमार रासो कृति है इसकी जो समय सीमा है 9वीं शताब्दी की रचना माना है। जो खुमार रासो रचना है इसका जो समय सीमा है ये 9वीं शताब्दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, क्योंकि इस रचना में चित्तौड़ नरेश खुमार, क्या नाम है? चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के व्रत संहारकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना माना है। कब की रचना माना है? 17वीं शताब्दी की रचना माना है, क्योंकि 1721 के चित्तौड़ नरेश राज सिंह, क्या नाम था? राज सिंह का वर्णन इस ग्रंथ की प्रमाणिक राज सिंह का वर्णन है। और जो खुमार रासो ग्रंथ है इसकी प्रमाणिक हस्तलिखित जो प्रति है वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। यह जो रचना है 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। कितने छंदों का? 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस तथा इसकी भाषा राजस्थानी है। इस ग्रंथ की भाषा कैसी है? राजस्थानी। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि जो ये रचना है इसका जो समय है 9वीं शताब्दी है। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्धों का वर्णन है। तीसरा पॉइंट, राजस्थान के व्रत संग्रहालकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना माना है। और इसकी हस्तलिखित जो प्रति है वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। और यह 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। इसकी भाषा राजस्थानी है। इसका एक उदाहरण है, प्यू चित्तौड़ न आब्यूं सावण पहली तीज, जोबे बाट बिरहड़ी खिड़खिड़ आवे आवड़े खीज, संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरिए न देहे, पंछी घाल्या पिंजरे छूटड़ रो संदेह। बहुत सुंदर उदाहरण है। अगली जो रचना है बीसल देव रासो। कौन सी रचना है? बीसल देव रासो। इस ग्रंथ की रचना नरपत नाल कवि ने 1555 ईस्वी में की थी। जो बीसल देव रचना है इसके रचनाकार नरपत नाल जी हैं और 1555 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। बीसल देव रासो जो मूलतः गे काव्य है। कैसा है? गे काव्य है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों, कितना? 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यह पाठ बीसल देव रासो का
मूल पाठ बताया जाता है। इस ग्रंथ में भोज परमार की पुत्री राजमती और उसके अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह का वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा इस सरस वर्णन है। जो बीसल देव, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या तत्व हैं वो इसके रचनाकार नरपत नाल जी हैं। इस रचना का जो समय सीमा है 1555 ईस्वी माना गया है। और बीसल देव रासो कैसा काव्य है? गेय काव्य है। माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है, जो बीसल देव रासों की मूल प्रति बताया जाता है। और इस ग्रंथ में राजा भोज परमार की जो पुत्री है राजमती और अजमेर के राजा चौहान बीसल देव तृतीय के विवाह एवं वियोग का चित्रण किया गया है। एक उदाहरण है, अस्त्रीय जन्म काई अधियु महेश, अवर जन्म थारई घड़ा रे नटेश, राणी न सिर जिए धौलिए गाई, विषंड काली कोयली। हूँ बैसती आवा नहीं चंपा की डाल, बसती दास बीजोड़ी इड़ी दुस, जुरई अल अवलाजी वाल। 12 मासा ऋतुओं के प्रकृति चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। अगली है हमीर रासों। हमीर रासों प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ ग्रंथ मिले हैं। उन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की। हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा चित्रित है। राहुल जी ने उन पदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। महापंडित राहुल संकृत्यायन जी ने उन पदों को जज्जल कवि की रचना घोषित किया है। सारंगधर हमीर रासों का अस्तित्व संकट में पड़ा है। जो ये हमीर रासों रचना है ये सारंगधर कृत मानी जाती है, क्योंकि सारंगधर एक कवि हैं और उन्हीं की रचना हमीर रासों मानी जाती है। लेकिन राहुल संकृत्यायन जी जज्जल नामक कवि को मानते हैं, इसलिए ये रचना जो है दुविधा में पड़ी है। अगला परमाल रासों। उत्तर प्रदेश में आलखंड, क्या उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है ये रासो लोक गेय काव्य है। कैसा है? रासो लोक गेय काव्य। गेय काव्य का मतलब होता है ऐसा काव्य जो गाया जाता हो। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इटिलियट ने जिस आलाखंड का प्रकाशन कराया था, जो आलाखंड है 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आलाखंड का प्रकाशन कराया था। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। परमाल रासों का रचयिता जगनिक नामक कवि माना जाता है। परमाल रासों के रचयिता यह आपसे कहें आलाखंड के रचयिता कौन है, तो आपका नाम होगा जगनिक कवि, जो महोबा के राजा परमार देव का आश्रित कवि था। उसे इस काव्य में आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है। इस प्रकार इस आधार पर इस रचना का जो रचना काल है वो 13वीं शताब्दी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जो कायर पुरुष है अगर उसके समक्ष आलाखंड का गायन कर दिया जाए तो उसमें भी वीर रस का संचार हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन
को धिक्कार। ऐसे उदाहरण, ऐसा ये हमारा काव्य है कि अगर किसी के सामने गा दिया जाए, गायन कर दिया जाए, तो उसके शरीर में भी रक्त को जो है वो खौल उठता है। अगला है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्र, जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, उनकी रचना माना है। चंद का मतलब है चंद्र बरदाई या चंद। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो चंद कवि हैं हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उन्होंने चंद्र बरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। शुक्ल जी ने 1168 ईस्वी माना है। जो ये रचना है 1168 ईस्वी माना है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार चंद्र बरदाई का जो जन्म लाहौर में हुआ था, इन्होंने चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। वह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नूनाराम जो भाट से प्राप्त हुआ था, जो स्वयं को चंद का वंशज मानता था, जिसके अनुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिसमें चतुर्थ पुत्र जल्ल था, या जिसे जल्लड़ कहा जाता है। अपने पुत्र जल्ल को पृथ्वीराज रासो सौंप गया था, और पुस्तक कहा जाता है कि ये अधूरी पुस्तक को जल्ल नामक उसके पुत्र ने या कवि ने इसको पूरा किया। एक उदाहरण प्रचलित है, किदवंती जिसे कह सकते हैं, उसमें कहा है कि पुस्तक जल्ल हत दय चली गज्जन रबकाज। पृथ्वीराज रासो का एक उदाहरण है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्रिय जिन पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्र कृत चंद नद उद्रिय तिमि। पृथ्वीराज रासों के संस्करण, पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। कितने? 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं, जिसमें सबसे बड़ा संस्करण जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ। किसके द्वारा? नागरी प्रचारी सभा के द्वारा काशी से प्रकाशित हुआ, तथा इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर, कहाँ पे? उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया था, तथा इस संस्करण में 69 खंड, जिसे समय या भाग कह सकते हैं, तथा 16,306 छंद हैं। जो प्रथम संस्करण है वो नागरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ, और जिसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन कराया, जिसमें 69 खंड हैं और 16,306 छंद हैं। जो द्वितीय संस्करण है, पृथ्वीराज रासों 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है द्वितीय संस्करण में, किंतु इसका प्रकाशन नहीं हुआ। अबोधर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। तीसरा संस्करण, ये लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 समय खंड हैं। इस संस्करण की प्रतियां, हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा संस्करण है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। उदाहरण
जो उसका उदाहरण है। बज्जे घोर निशान रान चौहान चहुदिस, सकल सूर सामंत समर, बल जंत्र मंत्र तिस, उठित राज पृथ्वी राज बाग लग, मनहु वीर नट, कड़त तेग मन बेग लगत, मनहु बीज झट घट। और इसमें नारी सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मनहु कला शशिभान कला, 1600 भन्य, बाल बसे ससिता समीप, अमृत रस विभिन्न, बगस कमल स्त्रिग भ्रमर, नयनु खंजन गृग लुट्टिये, हरि कीर अरुबिंब मोती, नख सिख अहिघुट्टित, छत्रपति गंधे हर्ष हसगति, वही ज्ञानाय संचय संचये, पद्मिनी रूप पद्मावतीये, मनहु काम कामनी रचिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।